एक इनिशियल स्पार्क था कि टू डिस्कवर हाउ द सोल फंक्शंस। बिलीवर हर कोई है। कुछ लोग उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ठीक है हम बिलीवर हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई माने नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या एक ईगो की वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नजर एक्चुअली क्या है? अगर इसको एक दृष्टिकोण से देखें तो पूरी सृष्टि ही ऊर्जा है, एनर्जी है। Correct. चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, या कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये सोचना कि भाई मैं काम कुछ भी करूं, कुछ भी कर्म करूंगा, मुझे मैनिफेस्टेशन से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो चीजों के बारे में, तो आप क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मूवीज क्यों नहीं चल रहे सिद्धार्थ? दो तीन चीजें मैं बोल सकता हूँ जो चल सकता है। Hi guys and namaste. This is Pallavi Mukherjee and I am on Pop Diaries. और आज हमारे साथ कोई ऐसा है जिसके बारे में मैं और आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं काफी कुछ चीजें हमारे बारे में। मास्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ लॉट मोर, someone who has the sense of occult science since the age of 6. Despite that, he has worked with corporate giants. लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही चाह रही थी उनके लिए, एंड दैट्स व्हाई टुडे ही इज सिटिंग विद अस राइट ओवर हियर. वेलकम सिद्धार्थ एस कुमार. थैंक यू सो मच। सर, आप मेरे को बताइए, आई लर्न दिस इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यू कि 6 साल की उम्र से यू वर हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग दिस सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स. मतलब ये क्या स्टोरी है? ठीक है, स्टोरी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। ये एक जर्नी थी जो वहाँ शुरू हुआ, एंड ये एक इनिशियल स्पार्क था कि टू डिस्कवर हाउ द सोल फंक्शंस, या हमारी ओवरऑल लाइफ कैसे फंक्शन करे। कोई तो है जो इस इंसान को भी ऊपर है, जो यूनिवर्स है। वहां से फिर जर्नी शुरू हुई, और वो जर्नी फिर धीरे धीरे अलग अलग मोडालिटीज में एक्सपैंड होती चली गई। ओह माय गॉड. लेकिन आपने फिर भी, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज में काम किया एंड एवरीथिंग, आपको ऐसा नहीं लगा कि दोनों के बीच में जो तालमेल है इट्स नॉट देयर? मतलब कौन सोचेगा कि यहाँ पे, मतलब आपको ये एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग वेयर पीपल आर फुल रैशनल, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. तो आपने कैसे इन दोनों में एक पीस ढूंढा अपने लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है यहाँ पे कि दोनों में सबसे पहली चीज ना हमें ये सोचना है कि भाई कोई कॉर्पोरेट में है तो रैशनल है, ऐसा नहीं है। अच्छा. बिलीवर हर कोई है। कुछ लोग उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ठीक है हम बिलीवर हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं हमें कोई माने नहीं। क्योंकि हमने ना इसको एक स्टेटस के सिंबल के रूप में बना दिया कि वो अगर इसको मानता है तो वो इन्फीरियर है। तो कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या एक ईगो की वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि जो मैंने समय कॉर्पोरेट में काम किया है ना, वो एक रिसर्च का जर्नी था कि ओके. आज जो मेरी चीजें हैं, या आज जो जहां हम हैं, जहां चीजों को मैंने इवॉल्व किया है, वहां दोनों वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं किसी कॉर्पोरेट को या किसी बिजनेस को एडवाइस कर रहा हूँ, तो जब तक मैं उसके बिजनेस को सही से ना समझूं, मेरे लिए एक एडवाइस कर पाना या एक पर्सपेक्टिव कर पाना उतना बढ़िया नहीं होगा। तो शायद दोनों ही वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है, बस हमें उसको उस कनेक्शन को देखने की जरूरत है। करेक्ट. सिद्धार्थ सर, आप मेरे को ये बताइए कि जब आपने ये लाइन परस्यू किया, तो आसपास के लोगों का कैसा? बिकॉज इट्स नॉट समथिंग विच इज इजीली एक्सेप्टेबल. मतलब मेरा जैसे था, मेरे फैमिली ने इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं किया मेरा, क्योंकि लाइन बहुत डिफरेंट है. आपका कैसा था कि डिड यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट और डिड यू गेट अ लॉट ऑफ जजमेंट की? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। जब भी हम किसी चीज को इवेलुएट करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, आपके पास हमेशा सपोर्टर्स भी होंगे, जजमेंट वाले भी होंगे। जब मैंने इसको पहले तो शुरू में लोगों को पता ही नहीं था कि मैं करता हूँ। मैंने काफी समय तक इसको एक डिस्क्रीट हाइबरनेशन में रखा, और ये एक इंटेंशनल था ताकि मैं चाहता था कि जो मेरा इस सब्जेक्ट पे जो मुझे रिसर्च करना है, या जो इसको इवॉल्व करना है, या जिस चश्मे से या जिस नजरिए से मैं इसको देखना चाहता हूँ, उसमें समय जाएगा। और मैं उस जल्दी में नहीं था कि नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी है, कुछ चाहिए। लेट इट गो एट इट्स ओन पेस, क्योंकि कुछ चीजों को आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने बोला कि चलो ये घटना 5 साल में होगी, तो आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि जो आपने प्रेडिक्ट किया वो सही बैठा। तो ये बहुत सारा समय गया। रहा सवाल लोगों का, तो बहुत सारे लोग थे कि जिनको ना भी पसंद था। बट अच्छी चीज ये है कि आज वो मतलब वेटिंग में रहते हैं मिलने के लिए या बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल सेटल नाउ।
काम के थ्रू मतलब किसी को प्रूव करना ना वो सबसे बेस्ट तरीका होता है अपना मतलब अगर कोई भी जजमेंट भी कर रहा है तो उनको बेस्ट तरीका जवाब देने का उनके काम के थ्रू ही होता है एंड दैट इज परफेक्ट। बिल्कुल, देखिए इसमें प्रूफ़ करने की बात नहीं है, मैं इसमें सिंपल बोलता हूँ ना कि हमें थोड़ा अलग सोचने की ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी आबादी वाले देश हैं और हर कोई किसी एक वन साइज़ फिट में करेगा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब तक हम डाइवर्सिफ़ाइड करियर ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर करने देंगे लोगों को, चीज़ें नहीं बदलेंगी और ना ही हम उस रास्ते को तलाश पाएँगे, जो हमें तलाशना है। और बिल्कुल आपने सही बोला कि जो काम होता है ना, वो खुद ब खुद आंसर कर देता है। करेक्ट। वन्स यू हैव डिलिवर्ड, हर कोई उसको आंसर करेगा। करेक्ट। करेक्ट। सिद्धार्थ जी जब हम लोगों की बात कर रहे हैं हम इस टॉपिक पे बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभार मैं जब बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हूँ या मैं अच्छी जगहों पे जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है फिर उसके बाद जब वापस आती हूँ तो मैं अगर बीमार फ़ील करती हूँ या मेरे को बहुत ऐसे हेवीनेस फ़ील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बैड एनर्जीज़ मेरे तरफ आ गई है, जिसको अभी लोगों ने बहुत ग्लोरीफाई करके बोला है कि नज़र। और जिस तरीके के रील्स हम सोशल मीडिया में देखते हैं, वो काफ़ी ऐसे डरावनी भी होती है। उसके काफ़ी नुस्खे बताए जाते हैं ये वो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएँ कि लाइक नज़र एक्चुअली क्या है? और बिकॉज़ आप साइंस को एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस और मैं चाहती हूँ आप ये साइंटिफिकली थोड़े रैशनल वे में इसको तोड़-मरोड़ के बताएँ कि एक्चुअली क्या होता है नज़र एंड व्हाट इज़ इट ठीक है। एक्ज़ैक्टली? देखिए, सबसे पहले क्या है ना, नज़र को समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा, हम क्या हैं? हुँ, जो हम इंसान की बात करते हैं या अपनी किसी भी जगह की बात करते हैं, ये क्या है? अगर इसको एक दृष्टिकोण से देखें तो पूरी सृष्टि ही ऊर्जा है, एनर्जी करेक्ट, है। करेक्ट, चाहे वो इंसान हो, पेड़-पौधे हों या कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। करेक्ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहीं जाते हैं या किसी को देखते हैं, ना चाहते हुए खुशी आती है, क्योंकि हुँ, वहाँ की ऊर्जा हमारे लिए सकारात्मक है और हमें साथ में दुःख भी आता है। अब जब ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा को आप हमेशा मॉडिफ़ाई कर सकते हो। करेक्ट, उस ऊर्जा को हमेशा आप इम्पैक्ट कर सकते हो। इसको ऐसे समझते हैं कि एक चुंबक है। चुंबक हमेशा लोहे को अपनी तरफ खींचता है, प्लास्टिक को नहीं। ओके, तो नज़र भी एक तरह की ऊर्जा ही है। जब हम अपने सकारात्मक ज़ोन में नहीं होते हैं, तो हमें वो चीज़ें हम पे हावी हो जाती हैं, हमें इफ़ेक्ट करता है। इसको ऐसे समझना है कि जब हमारा समय अच्छा नहीं है या हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं है, तो हर दूसरा इंसान हमें ओवररूल कर सकता है या मैनिपुलेट कर सकता है। तो नज़र एक तरीका है एनर्जेटिक इम्पैक्ट का और ये बिल्कुल है। हाँ, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। डरने से ज़्यादा हमें काम करना चाहिए कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं और दूसरा जो ज़रूरी हमें काम करना चाहिए कि कैसे हम इससे खुद को अगर गलती से आ भी गया, तो कैसे उससे बाहर निकलें। तो एक करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब अभी अगर हम एक्शंस और करेक्टिव उसके बारे में बात ही कर रहे हैं तो आप यू आर द राइट पर्सन। यू हैव टू टेल अस कुछ ऐसे तरीके जिससे हम अपने आप को हमारी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हैं या अगर हमारे तरफ कोई बैड एनर्जी आ गई है तो हम कैसे उस चीज से निकल सकते हैं? ठीक है। देखिए, सबसे पहले करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं कि ऑलरेडी हम नज़र में आ चुके हैं, तो क्या करें? करेक्ट। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी नज़र के प्रभाव में आ चुके हैं, हम्म। इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप किसी एक्सपर्ट से संपर्क करें और ओके। उससे एक पर्सपेक्टिव लें, ओके। क्योंकि वो एक बेटर इंसान है उस चीज़ों को समझने के लिए। हम्म। बट फिर भी अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें जो आप बिना किसी झिझक के या बिना किसी कष्ट के, वो मैं बता सकता हूँ। सबसे सिंपल हो सकता है कि जो नमक है, जिसे हम खाना खाते हैं, यस। उसको अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं। वो एक ओके। बहुत ही बड़ा क्लींजर है अपने आप में। हाँ। दूसरा जो आप कर सकते हैं कि जो माँ गायत्री का गायत्री मंत्र है या फिर महामृत्युंजय मंत्र है, इन मंत्रों को आप 432 हर्ट्ज की म्यूजिक के साथ सुन सकते हैं। अभी जो म्यूजिक है 432 हर्ट्ज, ये अपने आप में क्लींजर है और यस। मंत्र के साथ इसका इफेक्ट और बढ़ जाता है। तो ये ओके। 2 करेक्टिव एक्शंस हैं जो अपने जीवन में आप ले सकते हैं। ओके। एक और करेक्टिव एक्शन है जो हमारे दादी नानी के ज़माने में होता था कि आप लाल मिर्ची लें, हम्म। 7 उनको एंटी क्लॉकवाइज़ अपने सर से रोटेट करके जला दें। हम्म। तो दैट कैन बी, ये एक ऐसा नुस्खा रहा है जो हर घर में रहा है। घरेलू नुस्खा है ये। तो इसको आप यूज़ करें, ये नज़र का अपने आप में एक बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। हम्म। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन की। प्रिवेंटिव एक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक सामाजिक जीवन में होंगे, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। लोग करेक्ट। आपको नापसंद भी करेंगे और अगर आप पब्लिक लाइफ़ में हैं और लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ये प्रिपेयर रहना है कि लोग आपकी बुराई भी करेंगे। ये एक हार्ड फैक्ट है जिसको एक्सेप्ट करना है। हम्म। और तो प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में आप टर्क्वाइज हो गया, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिरोजा, जिसको ओके। आप पहन सकते हैं गले में या
हाथ में ब्रेसलेट के रूप में, वो एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा आप प्रिवेंटिव एक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं अरोमा ऑयल्स का, खासकर जो पिपरमिंट ऑयल है या रोज ऑयल है, ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस है एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीसरा जो प्रिवेंटिव ऑप्शन ले सकते हैं, जो सब लोग पहनते हैं, एविल आई, कोबाल्ट आई जिसको हाँ। बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन उसको पहन सकते हैं। तो तीनों ही तरीके हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के। यहाँ पे प्रिवेंशन क्योर से हमेशा बेटर है। ओके। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मतलब अगर हम लोग वो प्रिवेंशन पहले से ही ले लें तो शायद हम अपने एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रॉम द बिल्कुल। बैड वाइब्स। ऑफ कोर्स अभी हम बैड वाइब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग को उस पे भी फोकस करना चाहिए जो फिलहाल अभी इंटरनेट पे चल रहा है, वो है डर। whenever we see these reels जहाँ पे पता नहीं सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स है या साइकिक रीडर्स है, पता नहीं, बट वो लोग सबसे पहले एक डर का माहौल बिठा देते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि डरना हमें चाहिए नहीं। हम्म। डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप डर गए, हम्म। तो वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझा सकता हूँ कि अगर हम इंसान को एक रेडियो स्टेशन के रूप में समझें, एक रेडियो चैनल के रूप में समझें, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम खुद को लगाएँगे, हमें वही आएगा। अगर अभी हम सब लोग यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, तो आपको हमारी ही आवाज़ें मिलने वाली है, कोई अच्छा कुछ और तो मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो वैसे ही हम इंसान भी, हम्म। जो हमारे मन में बैठेगा, जो हम अपने मन में सोचेंगे, वही हम प्रकृति से अट्रैक्ट करेंगे। तो वो डर हमारी समस्या को और बुरा कर रहा है और परेशान कर रहा है। दूसरा जो सोशल मीडिया का है, ये एक डाइकोटमी है। मैं इसको डाइकोटमी के रूप में इसलिए लेता हूँ क्योंकि जो डरते जब डराया नहीं जाता था, लोग उस कंटेंट को पसंद नहीं करते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रुथ है। और जब आई डरते हैं, एग्री। तो वो नुकसानदायक भी। तो यहाँ यही है कि आप हर चीज़ को एक समझदारी के साथ, एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इवैल्यूएट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सिद्धार्थ जी, लेकिन ये जो भी बोलते हैं ये कॉन्वलेक्सा और फिर वो जो भी हम नंबर्स लिखेंगे तो उससे हम मनी को अट्रैक्ट कर लेंगे, ये मतलब सही, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट जजिंग इट, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये सब सही है, क्या ये रियल है, क्या ये चलता है, बट ये ऐसे ही बोल देते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि क्या हम सिर्फ़ कुछ नंबर्स लिख लेंगे या कुछ बोल देंगे तो लाइफ़ में पैसे आ जाएँगे? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत के साथ, अपने एफ़र्ट के साथ इन चीज़ों को करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक्सेलरेटर है। ये चीज़ों को एक्सेलरेट कर सकता है। इसको 2 तरीके से समझते हैं। ओके। जो हमारी सभ्यता है या हमारी जो संस्कृति है, यहाँ मंत्र हुए हैं। हम्म। जो सबसे पहले अगर हम वेदों की बात करेंगे, तो वेदों में जो मंत्र हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं प्राइमरली। करेक्ट। जब आप और आगे बढ़ेंगे और सभ्यताओं को देखेंगे, तो अलग-अलग भाषाओं में, अलग-अलग लिपियों में भी मंत्र आए। जैसे हम्म। बाबा गुरु गोरखनाथ हुए, जिन्होंने सावर मंत्रों की रचना लोकल भाषाओं में किया, बोलियों में किया, ताकि लोग उसको समझ सकें, जान सकें। तो ये आज के जो चाहे स्विच वर्ड्स हों, चाहे हमारे नंबर्स हों, ये कुछ उनका ही एक इवोल्यूशन है, हम्म। एक सिम्प्लिफाइड इवोल्यूशन है, ताकि आज की तारीख में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जिनको संस्कृत आता ही नहीं। और जब संस्कृत उनको आती ही नहीं है, फिर बोलेंगे कैसे? हाँ, वो संस्कृत सीख सकते हैं, बट उसमें समय लगेगा। तो अगर आप इस बिलीफ के साथ, इस ट्रस्ट के साथ ये काम करते हैं कि ये मुझे हेल्प कर रहा है, तो ये डेफ़िनिटली हेल्प करेगा, क्योंकि जो कुछ भी बना है, वो बना है अक्षरों से और अंकों से, और अक्षर और अंक ही इस पूरी सृष्टि के ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये अपने आप में एक एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन, और ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ आज यूज करते हैं। अगर हम अपने पुरातन समय में भी जाएंगे, तो जो यंत्र हुआ करते थे, वो इन्हीं को यूज करते थे। बस डिफरेंस ये होता था कि अभी हम अंग्रेजी के अक्षर यूज करते हैं, उस समय वो हिंदी के अक्षर यूज करते थे। अंक पहले भी वही था, आज भी वही है, साथ में वो सेप यूज करते थे। तो बिलीफ जरूरी है। अगर आपका बिलीफ इस सिस्टम पे मैच करता है, तो बिल्कुल करें, और अगर अपने मेहनत के साथ करते हैं, तो बिल्कुल एफर्ट मिलेगा। यहाँ कंपैरिजन ये नहीं है कि एक इंसान मेहनत कर रहा है और एक इंसान मेहनत नहीं कर रहा है, हम्म। तो दोनों को सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर 2 लोग हैं, दोनों इक्वल मेहनत करें, और जो इस उपायों को, इन रेमेडीज को कर रहा है, वो थोड़ा बेहतर रिजल्ट ला पाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत को एक गति मिलेगी, एक उड़ान मिलेगी, एक एक्सेलरेशन मिलेगा इन उपायों के जरिए। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी सबसे ज़्यादा जो यूथ में चल रहा है वो है कि हनुमान चालीसा, द पावर ऑफ हनुमान चालीसा। मतलब लोगों के लाइफ में उसका डिफरेंट प्रभाव है।
मतलब मेरे लाइफ में इट्स लाइक स्ट्रेंथ, मैं जब भी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, पर कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक कि उनको एंग्जाइटी से हीलिंग मिलती है। मतलब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है हनुमान चालीसा को लेके? मतलब आप किस तरीके का रिकमेंडेशन दोगे कि ये हनुमान चालीसा मतलब बजरंग बाण जैसे हम हमेशा नहीं पढ़ सकते, उसका एक कॉज है, एक इफेक्ट है, सब ऐसा बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट। मैं दोनों ही चीज़ों का आंसर करता हूँ। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने भाव को या अपनी इच्छाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। भाव या इच्छा क्या है? जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए किसके पास जाते हैं? मम्मी-पापा के पास। कि भाई वो छोटा हो या बड़ा हो, वो हमारे ओरिजिनल सोर्स है और वही ओरिजिनल सोर्स से हमें सब कुछ मिलता है। करेक्ट। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टेंसेस। करेक्ट। वैसे ही हमारे इष्ट होते हैं। आध्यात्मिक दुनिया में जो हमारे इष्ट हैं, वही हमारे सब कुछ है। उनको आप एक स्पिरिचुअल पेरेंट के रूप में समझ सकते हैं। जहाँ हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो बिल्कुल अगर आप उस विश्वास के साथ उसको करेंगे, तो बिल्कुल उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि आज के समय में जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, भगवान हनुमान को चिरंजीव कहा गया है, जो करेक्ट। आज भी हम सबके साथ है। तो बिल्कुल उससे ऊर्जा मिलती है और आप जिस स्वरूप के साथ, जिस आकांक्षा के साथ, जिस विश्वास के साथ उसको करेंगे, वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एक और आपने अब बात बोली कि क्या बजरंग बाण हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बजरंग बाण के बारे में ना एक मिथ फैला दिया गया है कि आप हमेशा नहीं कर सकते। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी किसी चीज़ को नकारात्मक सोच के साथ ना करें। आपका सोच ये तय करने वाला है कि आपको उससे क्या मिलेगा। जैसे एक सिंपल सा पेन है, उससे हम लिख भी सकते हैं और उसको किसी को मार भी सकते हैं। डिपेंड करता है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। वही बजरंग बाण के साथ कि उसके सकारात्मक रिज़ल्ट भी है, उसका नकारात्मक रिज़ल्ट भी है। हमें सकारात्मक सोचते हुए उस रिज़ल्ट को अपने लाइफ़ में आगे बढ़ना है। ओके। थैंक यू सिद्धार्थ जी, मतलब ये तो आपने काफी सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब मैं बजरंग बाण बहुत पहले रेगुलर बेसिस पे सुनती थी, कोई इंटेंशन से नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी आपने ये बोल दिया तो अब मैं थोड़ी बेफिक्र हो गई हूँ कि चलो बजरंग बाण हम सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों बिल्कुल, ने बोला है कि रोज मत सुना करो, मतलब एज यूजुअल जैसे आपने बोला कि डर हर जगह। बिल्कुल। बट लेट्स कम बैक टू दिस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन अभी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है हर किसी के बीच में, कि हर कोई बोलता है कि जो भी यूनिवर्स से हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। लेकिन इसका करेक्ट एक तरीका होता है। मतलब हम ऐसे नहीं बोल सकते चलो यूनिवर्स आज मुझे एक 20 करोड़ की गाड़ी दे दो। आई मीन इट वर्क्स, बट देर मस्ट बी सम करेक्ट वेज टू डू इट। अगर आप कुछ टिप्स बता सकते हो ऑडियंस को सही तरीका, देन इट विल बी रियली ग्रेट। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन कुछ नया नहीं है। हाँ, इसको जिस तरीके से या जिस फ़ॉर्म में आज हम देख रहे हैं, हम्म। ज़रूर वो नया है। हम्म। बट सबसे पहले हम किसी चीज़ हर चीज़ के ना बेस पे जाते हैं। हम्म। अगर हम ऋग्वेद के अंदर जाते हैं ना, ओके। ऋग्वेद है या सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, हर वेदों में एक बहुत बड़ा जिस्ट है कि जो आपका मन हो, जैसे आपके विचार होंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। दूसरी जो वहाँ सेइंग है कि जो आपके कानों पे जो ध्वनि पड़ेगी, जो आवाज़ पड़ेगा, वो आपके मन को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके। और यही चीज़ों को मैनिफेस्टेशन यूज़ करता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ़ इंसान के अंदर छुपी हुई सकारात्मकता को यूज़ कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैनिफेस्टेशन करने के लिए 3 चीज़ें जो लोगों को चाहिए, सबसे पहला कि आपको उस पे विश्वास चाहिए। ओके। विश्वास सिर्फ़ 2 ही होता है, या तो अंधा विश्वास होता है या ज़ीरो विश्वास होता है। आधा विश्वास करते हैं, थोड़ा करते हैं, 50% करते हैं, वो कुछ नहीं होता। ये ब्लैक एंड व्हाइट है। या करेक्ट। तो आप विश्वास करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बीच में कुछ नहीं होता। तो करेक्ट। आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस पे ट्रस्ट करना चाहिए। ओके। अगर एक सिंगल ब्लिक ऑफ टाइम भी उस पे डाउट आ गया, मतलब वो बोलते हैं ना, वो कवच टूट गया, वो कहानी खत्म। आप उसके उस पोटेंशियल तक रिजल्ट नहीं ले सकते जो आपको चाहिए। तो सबसे पहला कि ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ओके। दूसरा, आपका जो रियल लाइफ एक्शन है, जो आप हर दिन सोते जागते उठते बैठते जो काम कर रहे हो, वो एथिकली, मोरली और लीगली सही होना चाहिए। ये सोचना कि भाई मैं काम कुछ भी करूं, कुछ भी कर्म करूंगा, मुझे मैनिफेस्टेशन सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कर्म उसकी बेसिक सीढ़ी है। अगर इन दो चीजों को आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो, तो बिल्कुल आप उसको अपने लाइफ में ला सकते हो। ओके। बट मान लीजिए सिद्धार्थ जी हमने ये सारी चीजें फॉलो की और कभी कभार
हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर देखिए हमें उसका मतलब ऑपोजिट रिजल्ट मिलना चालू होता है, फिर तुम्हें कैसे उस सिचुएशन में कोई विश्वास रखेगा? देखिए सबसे पहली चीज़, अगर अपोज़िट रिज़ल्ट मिल रहा है या किसी भी कारण से रिज़ल्ट नहीं मिला है ना, तो कहीं न कहीं प्रोसेस में लूप होल है। अच्छा। आपको थोड़ा अपने अंदर रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए, देखना चाहिए कि उस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई है। हम्म। बट मान लेते हैं कि ठीक है, हमने सब कुछ किया, सब कुछ कहा, फिर भी हो गया। ये हम्म। सिंपली इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स आपको उससे बड़ा देने वाला है। हम्म। जो आप उम्मीद कर रहे थे या जो आप चाह रहे थे, उससे बड़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो कभी-कभी रिजेक्शन ज़रूरी होता है ताकि आप उस बड़े तक पहुँच सको। अच्छा। ओके। थैंक यू ये बताने के लिए। अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। लेकिन जोक्स अपार्ट, आपको क्या लगता है कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसकी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन काफी हाई है? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। देखिए हर इंसान अपने-अपने तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है और बॉलीवुड एक ऐसा इंडस्ट्री रहा है जहाँ पे सबके अपने-अपने चॉइसेस हुए। हर कोई अपने तरीके से, अपने एस्पेक्ट से ठीक है? और एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है ना, वो अपने उस लाइफ़ को छुपा के रखना चाहते हैं कि लोग उनको जज ना करें। हम्म। अ, और अगर आप एक नाम बोलेंगे तो आज की तारीख में ऐसा कोई एक नाम मैं जब तक आप उनको पर्सनली नहीं जानते, तो बताना उतना सही नहीं है। बट करेक्ट। फिर भी अगर 1-2 नाम लेना हो जो भी आपको आज की तारीख में सक्सेसफुल है, आप किसी को पिक कर लीजिए। वो सारे ही लोगों ने अपने मेहनत से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। अगर फिर भी मुझे एक नाम देना हो, तो वो होगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह? हाँ, क्यों? आपको बताना पड़ेगा, रीजन तो देखिए बताना क्यों पड़ेगा। नहीं, उन्होंने जिस चीज़ों से खुद को ग्रो किया है, हाँ। तो वो एक ऑब्वियसली एक ऐसा है जो काबिल तारीफ़ है, जिससे लोग सीख सकते हैं। ओके। या फिर आप और भी नाम ले सकते हैं, पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज वाजपेयी ऑफ हो गए। कोर्स, तो हाँ। मैं उन लोगों के नाम ज़्यादा ले रहा हूँ जिनका वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई करेक्ट। नाता नहीं था, करेक्ट। कोई गॉडफ़ादर नहीं था। यस। उन्होंने सिर्फ़ मेहनत को ही अपनी तकदीर बनाया और उसको फिर ढाला। और वही शायद उनका जो खुद पे विश्वास था, वही उनको चीज़ों को स मैनिफेस्ट करने में हेल्प आउट। वेरी नाइस। आई रियली लाइक द नेम्स। पंकज त्रिपाठी, मतलब ऑब्वियसली वो कहाँ गांव में खेती करने का सोच रहे थे और कहाँ आज या अभी फिर हम उस नाम में हम रजनीकांत को भी ले सकते रजनीकांत, ऑफ कोर्स, बस कंडक्टर से लेके हैं। अभी बिल्कुल। कहाँ पे वो सुपरस्टार बन चुके हैं। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री। या लेकिन फिर हम सो सॉरी टू कट यू, अमिताभ नहीं, बच्चन नहीं, भी हो गए ऑफ कि लगभग कोर्स। 9-10 मूवी फ्लॉप होने के बाद, उसके बाद वहाँ से करियर को एग्जैक्टली। रीस्टार्ट करना। या फिर एक ऐसा समय था जब वो बैंकरप्ट हो गए थे, उसके एब्सोल्युटली। बाद भी वहाँ से चीज़ों को बिल्ड किए। एब्सोल्युटली। तो ऑब्वियस सी बात है, यही चीज़ें होती हैं जो आप अपने ऊपर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो, बेसिक फंडामेंटल सब सही रखते हो, यूनिवर्स आपको रिवार्ड ज़रूर करता है। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री टू दैट। लेकिन अभी अगर हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल अगर हम देखते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो मूवीज चल नहीं रही है और आप प्रेडिक्ट कर सकते हो चीजों के बारे में, तो आप क्यों नहीं बताते कि क्या चल रहा है अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मूवीज क्यों नहीं चल रहे सिद्धार्थ जी? देखिए ऐसा नहीं चल रहा है कि बॉलीवुड में मूवीज़ नहीं चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमें समझना पड़ेगा चलना क्या शुरू। हम्म। हर चीज़ की एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक बाउंड्री होती है। हम्म। और समय बदलता है, हम्म। समय बदलने के साथ चीज़ें बदलती हैं। मूवी नहीं चलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद लोग उससे थक गए। जो हम्म। जो ऑडियंस है, जो देखने वाले लोग हैं, वो एक टायर्डनेस के शिकार हो गए, एक फैटिग हो गए। तो हाँ, नया करने की ज़रूरत है, एक नयापन लाने की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप सवाल को थोड़ा मैं बदल दूँ कि भाई 2025 में क्या चल सकता है या आने वाले समय में क्या आप चल समझ सकता गए। है? तो समझ वहाँ गए। पे 2-3 चीज़ें मैं बोल सकता हूँ जो चल सकता है। एक वैसी फ़िल्में जो रेट्रो हैं, जो ओके। पुराने ट्रेंड्स को दोबारा रिवाइव कर रही हैं, लोगों को नॉस्टैल्जिया की तरफ लेके जा ऑफ रही है, कोर्स। वो काफ़ी चलेंगी इस साल में। आप आने वाले मतलब इनफैक्ट मई के बाद से 12-18 महीने आप इनका राज होते हुए देखोगे, चाहे पुराने गाने हों, पुराने फ़िल्में हों, ये खुद को दोबारा एक रिलीव करेंगे। दूसरा, वैसी फ़िल्में जो हमारे संस्कृति को या हमारे रिलिजन या स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी तरीके में, चाहे हम्म। वो एक अच्छा नाम कमा रहे होंगे। जो साइ-फाई है, वो एक अलग है जहाँ पे आप देखोगे। इनफैक्ट मतलब 2025 मई के बाद एक ऐसा साल होने वाला है ना, जहाँ हम फ़िल्मों को बदलते हुए देखेंगे। ओके। जैसे फ़िल्म बनते हैं, जो फ़िल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस है, वो इवॉल्व होता हुआ दिखेगा ओके। टेक्नोलॉजी की मदद से। और जो पुराने जो स्टार्स हैं, पुराने स्टार्स कहना सही नहीं है, वो स्टार्स जो सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, वो इन चीज़ों को लीड करेंगे और इन चीज़ों में लोग सोच भी नहीं सकते, अरे! ये ऐसा कर रहा है। वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो एआई की मदद से या एआर-वीआर की वजह से हमें चीज़ों में बदलता हुआ दिखेगा। अब फ़िल्म नहीं, एक टेक्निकल फ़िल्म होने वाला है।
अभी आपने तो मुझे पूरा पम्प्ड अप कर दिया है। मैं अभी बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ बॉलीवुड में, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं, वैसी कुछ फ़िल्में, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी कुछ फ़िल्में हैं पाइपलाइन में, तो आने तो वाली है, बट आई एम होपिंग कि ये सब चले। आई एम बिल्कुल रियली चलेंगे, होपिंग। बिल्कुल चलेंगे। बट अभी बात करते हैं कि बहुत ही फ़नी क्वेश्चन पूछूँगी आपसे, क्या सलमान खान की शादी होगी? आपको क्या लगता है? इस दुनिया के सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने शायद अभी गिव अप कर दिया है, बट देखिए मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, आपको देखिए बताना 2 पड़ेगा। चीज़ें, क्या उनकी शादी हो सकती है? यस। बिल्कुल हो सकती है। उनको सही एस्ट्रोलजर मिलना चाहिए, शादी बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं ही हो सकती। क्या वो शादी करेंगे? अगर एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमेरिकली जितना उनका पब्लिक में डिटेल है उसको देखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वो शादी करने की ओर सोचेंगे। ओके। वो उनकी जो जीवन है वो उसी दृष्टि से आगे बढ़ाएँगे। अब हुँ। यहाँ से शादी की ओर मुझे नहीं लगता कि वो जाने वाले हैं। तो आपको अभी ऐसा नहीं लगता है कि सलमान की कोई सोच वैसी है कि वो शादी की तरफ जाने वाले हैं? बिल्कुल, आज की तारीख में तो है। आज के तारीख में नहीं है, ठीक। बट अभी बात करते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने देने वाली। तो आप थोड़ा-सा तो बता सकते हैं ज़ोडिएक्स के बारे में। आपको क्या लगता है कि कौन-सी ज़ोडिएक सबसे ज़्यादा, देखिए मेरे को वो भेदभाव नहीं करवाना है, कोई वॉर भी नहीं करवाना है, बट स्टिल आपके माइंड में कुछ ऐसे साइन्स होंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और कुछ ऐसे साइन्स होंगे जो वो लोग ठीक-ठाक है, ओके है, मैनेज कर लेते हैं। आप थोड़ा डिस्टिंग्विश करके बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है ना, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ज़ोडिएक की बात करते हैं या राशि की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में एक बहुत सारा कन्फ्यूजन चला आता है हाँ, कि हम आखिर बात कौन-सी राशि की कर रहे हैं। करेक्ट। अक्सर जब हम राशि बोलते हैं, जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, तो हम सन साइन की बात कर रहे होते हैं और ओके, वो भी वो सन साइन जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जब हम अपने ट्रेडिशनल हिंदी मीडिया में होते हैं, वहाँ राशि की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारा पूरा का पूरा ध्यान चंद्र राशि की ओर यानी मून साइन मून की तरफ साइन। होता है। इनके अलावा 2 और राशियाँ होती हैं इंसान के जीवन में, एक लग्न राशि और एक उनकी अ, नाम राशि। तो वर्चुअली हर इंसान का जीवन को आप एक 4 लेग वाले टेबल के रूप में समझ सकते हैं, जहाँ उनकी लग्न राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि और साथ ही साथ उनकी नाम राशि, चारों मिलके फैसला कर रहा है। ओके। रहा सवाल रैंकिंग ऑर्डर, देखिए हर कैपेबिलिटी को रैंक करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए। हुँ, अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरा एक शेर है जो पेड़ पे कैसे चढ़ सकता है, इसमें मैं शेर को इवेलुएट नहीं कर सकता। इसको इवेलुएट करता तो मंकी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन पैरामीटर बहुत जरूरी है। बट अगर आज की तारीख के हिसाब से जो जीवन जीने के जो स्किल हैं, हुँ, अगर उन स्किल को मैं ध्यान में रखूं और उसके हिसाब से पर्सपेक्टिव दूं, तो 3 बेस्ट राशियां जो मैं ले सकता हूं जो आज के हिसाब से बहुत अच्छे तैयार है। पहला जो वर्गो यानी कन्या राशि है, दूसरा मीन यानी पाइसेस और तीसरा लियो यानी सिंह। इन तीनों के पीछे वजह है क्योंकि तीनों एडेप्टेबल हैं और हुँ, एडेप्टेबल से ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को सोच सकते हैं। तो इनका जो एब्सोल्युटली। फ्यूचरिस्टिक थॉट और समय से पहले खुद को जो इवॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो इनको बेहतर बनाती है। हुँ, 3 वो जिन्हें आज की तारीख में आज के जीवन के हिसाब से उनको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं ये चीज़ों में थोड़ा-सा एक हिच आता है, हुँ, खुद को एडॉप्ट नहीं कर पाते। हुँ, पहला मेरा होगा स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, दूसरा अगेन मैं मंगल देव की राशि लूँगा एरीज़ यानी मेष हुँ, और तीसरा मैं लूँगा सैजिटेरियस यानी धनु। ये ओके। 3 ऐसी राशियाँ हैं जो कहीं न कहीं उस कन्वर्जन को या उस एडॉप्टेशन को बहुत जल्दी अपने लाइफ में वेलकम नहीं कर पाते और यही एक ऐसा स्किल है जो इनको मास्टर करने की ज़रूरत है। ओके। आई मीन ये तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया, मतलब जो लोग भी जो बेस्ट 3 राशि है वो लोग तो, और जो लोग को चेंज करने की ज़रूरत है वो लोग ले लेंगे एडवाइस एंड दे विल वर्क ऑन इट, ऑफ कोर्स दे विल वर्क ऑन इट। लेकिन अभी सिद्धार्थ जी मेरे को ये बताइए कि जब हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, नंबर, साइंस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इट्स ऑल साइंस। उनको ऐसा लगता है कि है कोई जिनको पता है कुछ-कुछ चीज़ें और वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो थोड़े बहुत फैक्चुअल नॉलेज उनको बता दीजिए, कि ताकि उनको ये समझ में आए कि ये सब ऐसे ही नहीं होता है। दिस इज़ साइंस, दिस इज़ लॉजिकल, इट हैज़ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू इट। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आज की तारीख में 3 तरह के लोग हैं। एक वो है जो एक्चुअल डिसबिलीवर है, हुँ, जो एस्ट्रोलॉजी या बाकी चीज़ों को नहीं मानते। हुँ, ये जो पॉपुलेशन है ना बहुत छोटा ग्रुप है। हुँ,
मतलब 2% 3% लोग आप समझ सकते हैं। हम्म एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो मानते तो जरूर हैं बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ऑन कैमरा, हम्म ताकि लोग उनको जज करेंगे। हम्म तो एस्ट्रोलॉजी या बाकी साइंसेस को न मानने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ जजमेंट, कि करेक्ट लोग मुझे क्या समझने वाले हैं। करेक्ट और तीसरा वो लोग हैं जो मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम मान रहे हैं, एंड उनको उस फियर ऑफ जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म रहा सवाल क्या हम एस्ट्रोलॉजी को या बाकी साइंसेस को आज के साइंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आज का जो साइंस है उसका भी एक लिमिटेशन है। करेक्ट एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है, एक पैरा साइंस, एक ऐसा साइंस जो साइंस के होरिजन से भी बियॉन्ड है, जो चीजें साइंस को जानने में, साइंस को एक्सप्लोर करने में समय लगे, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों को उनकी साधना की शक्ति पे ईश्वर ने बताई, तो हम्म उन्होंने उसको खुद रिडिस्कवर किया है, हम्म खुद को जाना है। तो हम्म ऑब्वियस सी बात है मॉडर्न साइंस को वहां तक पहुंचने में समय लगेगी। रहा सवाल फैक्ट का, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रकृति जो कुछ भी देती है वो एक तोहफा है। आपको इस पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप ओवर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं नहीं भाई मेरे कुंडली में तो राजयोग है, मैं आज से कुछ नहीं करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, कभी नहीं होगा। बट हाँ, ये भी नहीं समझना चाहिए कि मुझे इसको मानना ही नहीं। ये हम्म एक ऐसा जीपीएस है, एक ऐसा मैप है जो आपको हेल्प कर सकता है कब, क्या और कैसे, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ओके अगर मैं 10 चीजों को अपने लाइफ में यूज कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग के लिए, तो एक डिसीजन मेकिंग जरूरी है। अब लोग इसको मानेंगे कैसे? लोग इसको तब मानेंगे जब इस पे एक्चुअली रिसर्च होगा। हम्म अभी तक जो हुआ है कि हमने एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च देखे ही नहीं है। करेक्ट इसकी वजह ये है कि लोगों ने वो सवाल नहीं पूछा। हम्म जब कुछ चीजें क्या होती है ना, वो डिमांड ड्रिवन होता है। जब लोग हम्म सवाल उठाएंगे, लोग जब सवाल पूछेंगे किसी के बारे में, क्या यहाँ कुछ एविडेंस है, तो एविडेंस आएंगे। मैं हम्म 2-3 एग्जांपल सिंपल लूंगा। आज की तारीख में हर दूसरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, करेक्ट और सबको जरूरत भी है, क्योंकि एक बहुत ही आसान रास्ता है लोगों तक पहुंचने का। आप शायद जो रास्ता पहले इजी नहीं था, आज वो इजी हो गया है, आसान हो गया। और एआई के आने से आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है और आसान हो गया, क्योंकि आप स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आप थोड़े एडेप्टेबल हैं, थोड़े विलिंग है उस स्किल को सीखने के लिए, तो आपके लिए आसान है वो। अब यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है जब हम बात करते हैं इसकी एविडेंस की, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो उस नए रिसर्चेज को लेके आ रहे हैं, नए चेंजेस को लेके आ रहे हैं, जो मुझे लगता है जो जरूरी है। जैसे मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ, और जो दोनों ही अनूठा है। पहला, जो डिजिटल मार्केटिंग में बात कर रहा था, तो मैंने ही अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, इनफैक्ट IIM अहमदाबाद में प्रेजेंट भी किया है उसको, हम्म कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की मदद से कलर और फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट है वो बेटर हो। और ये एक प्रूवन रिसर्च है, जहां पे हमने मतलब 6-7 हजार जो प्रीवियस वर्किंग एड्स हैं उनको लेके पूरा एक साइंटिफिकली जो रिसर्च का प्रोसेस होता है उससे लिया है, और इसको जाके IIM अहमदाबाद में प्रेजेंट भी किया है। दूसरा जो रिसर्च है जो मैं बात कर सकता हूँ वो है IIM नागपुर में मैंने प्रेजेंट किया था इसी साल पहले, विच इज हम्म मोर अबाउट ट्रांसजेंडर्स, कि हम कैसे एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी को यूज कर सकते हैं उनकी आइडेंटिटी को या उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज को हील करने के लिए, मतलब थिंकिंग वाओ स्पिरिचुअलिटी एज ए थेरेपी। ये भी एक रिसर्च पेपर है, अगेन प्रेजेंटेड आई एम नागपुर। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना एस्ट्रोलॉजी में ऐसे बहुत सारे रिसर्च होंगे। इनफैक्ट मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जगह प्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसको बेटर कर रहे हैं। तो हम्म बिल्कुल समय के साथ ये इवॉल्व करेगा। अमेजिंग अमेजिंग और सिद्धार्थ जी मुझे ये भी जानना है, जब आप ये बात कर रहे थे कि लोग जजमेंट करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो लोग एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लेते हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि देखिए जो मैं पहले बात करता हूँ, बिल्कुल सही पॉइंट आपने जोड़ा है कि जो एप्स के आने की वजह या एप्स के ग्रोथ की वजह ही यही है कि उनको एक प्राइवेसी मिला है, एक ऐसा प्राइवेसी जहां उनको कोई जज नहीं कर रहा, करेक्ट जहां वो अपने नाम को बदल के या अपनी चीजों को बदल के बात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लोगों में मिथ फैला दिया गया था बीच में कि जो यंगर पीपल है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा रहे। वो करेक्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर पे भरोसा नहीं कर रहे थे। उनको ये डाउट था कि अगर मैं पेरेंट्स के साथ आया हूँ तो ये मुझे जज करेंगे, ये बातें हो सकता है मेरे पेरेंट्स को बता दे। तो एप्स ने उसी गैप को फिल किया है कि आप जो बातें कर रहे हो, जो बता रहे हो, वो एक फील्ड है, वहां पे कोई ट्रस्ट का कोई फैक्टर नहीं है, कोई प्राइवेसी का इशू नहीं है, आप बेझिझक होके बात कर सकते हैं। और इनफैक्ट मतलब जो एप्स भी हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। जैसे आप शुरू में देखेंगे तो हमारे पास मार्केट प्लेस वैसे एप्स आए, जहां पे ऐप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना
जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर और इंसान जुड़ रहा है। जुड़ रहा है, हाँ, अभी समय के साथ आप देखोगे तो और इवॉल्व हो रहा है कि एआई बेस्ड एप्स भी आ रहे हैं, करेक्ट, जहाँ पे आप एआई से बात कर रहे हैं, जो बहुत लोगों को था कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी तो इंसान ही है ना, क्या पता वो मोरल पुलिस बन जाए या मुझे जज करने लगे। तो यहाँ एआई बेस्ड एस्ट्रोलॉजी एप्स भी आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी ह्यूमन पॉसिबिलिटी है उसको भी रिमूव कर रहा है, ताकि एज अ इंडिविजुअल आपके पास हर कोई ऑप्शन है। और हुँ, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ ना, जब बात करते हुए एस्ट्रोलॉजर से या एआई बेस्ड एस्ट्रोलॉजर से, लगता है इन्होंने इतना अच्छा बताया ना, हम और इस पे जान सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे जरूरी है राइट कॉर्ड को फिट करने का, और राइट कॉर्ड को फिट करने से ज्यादा ये सोचने के लोग को है क्या। तो डेफिनेटली जो एप्स हैं वो उस प्राइवेसी वाले बॉलमार्क को या प्राइवेसी वाले गैप को फिल कर रहे हैं, बट हर चीज के साथ एक पिंच ऑफ सॉल्ट बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं जो एस्ट्रोलॉजर जो प्लेटफॉर्म्स पे हैं, हुँ, उनकी क्रेडिबिलिटी शायद उतनी पब्लिक नहीं होती है, एग्ज़ैक्टली, जो अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो डाउट बनाता है। मुझे लगता है डाउट कि अगर एडवाइस दे सकता हूँ सारे ऐप्स को, तो जो उनके जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको अपने हीरो के रूप में यूज करना चाहिए। वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, करेक्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके प्रोफाइल को जितना स्ट्रांगली वो पब्लिक में लेके आएंगे, जितना स्ट्रांगली उसको प्रोजेक्ट करेंगे ना, जो लेवल ऑफ ट्रस्ट ऑफ यूजर है उतना वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इंसान ऐप से ज्यादा उस इंसान को भरोसा कर रहा है जिससे वो बात कर रहा है। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली अग्रीड मेरा भी सेम मेरा नेक्स्ट सवाल सेम था बट आपने वो एक ही जवाब में आपने उसको बिल्कुल एड्रेस कर दिया मे बी दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम द मास्टर ऑफ प्रेडिक्शंस लेकिन अभी हम बात ये मेरा लास्ट रहेगा लेकिन ये थोड़ा फन रखेंगे हम लोग कि मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली सारे नंबर्स बताऊंगी फ्रॉम 9 to 1 आपको सिर्फ 3 क्वालिटीज बताने हैं उस नंबर के बारे में पहले हम चालू करते हैं विद नंबर 9 नंबर 9 की बात करें तो इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, चीजों से सोशली कनेक्ट कर सकते हैं, एंड तीसरी इनकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। ओके वेरी नाइस एंड नंबर 8 नंबर 8 प्रैक्टिकल है, जो टू द फुट एग्जीक्यूट करना जानता है, हर चीजों को प्रॉस एंड कॉन्स इवेलुएट करके ग्राउंडेड रहता है, ये इनकी एक एबिलिटी। और नंबर 7 नंबर 7 की बात करें तो इंट्रोस्पेक्टिव है, अपनी चीजों को जज कैसे करना है उसको ढूंढ सकते हैं, खुद से आंसर ढूंढना पता है, चीजों के हिसाब से अडेप्टेबल होते हैं। नंबर 6 नंबर 6 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं मानता हूं जो मास्टर ऑफ रिबाउंड है, जो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना जानता है, क्योंकि ये गुरु शुक्राचार्य का नंबर है जिनके पास संजीवनी विद्या थी। दूसरा इस नंबर की खासियत ये है कि ये बहुत सिलेक्टिव होते हैं, ओके बहुत केयरी होते हैं, कभी कभी इतना केयरी कि पॉजेसिव बन जाए। वाओ नंबर 5 नंबर 5 एक ऐसा नंबर है, मास्टर ऑफ वर्ड्स, जिसको आप मोजार्ट ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं, शब्दों के जादूगर होते हैं। अ, किसी को मैनिपुलेट करना हो या पॉजिटिवली या नेगेटिवली, पॉजिटिव दोनों ही कर सकते हैं, अच्छा ऐसा नेगेटिवली भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड और तीसरा जो सबसे चीज है, ट्रैवलर होते हैं, फ्रीडम लविंग होते हैं, हर चीज को अपने हिसाब से अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। नंबर 4 नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो फ्यूचरिस्टिक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, हम्म बट एक ट्रेन की पटरी की तरह है, बहुत ज्यादा उस डायमेंशन से बाहर नहीं सोच पाते। और नंबर 3 नंबर 3 एक ऐसा नंबर है, कहीं ना कहीं आई मी माई सेल्फ में खो जाते हैं, स्किल बहुत अच्छा है, क्यूरियोसिटी ऑफ नॉलेज होता है, और साथ ही साथ उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है विजडम के रूप में, वहां बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2 नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, लोगों को इमोशनली समझना हो, एम्पैथी समझना हो, बहुत अच्छा है, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के बजाय खुद के अंदर रखना पसंद करते हैं, जो इनका एक नेगेटिव साइड है। दूसरा नंबर 2 के लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 1 नंबर 1 एक ऐसा नंबर है, सूर्य का नंबर है, जो इंसान को प्योर एक नारियल की तरह बनाता है, जो बाहर से जितने हार्ड दिखेंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं, बस उस सॉफ्ट पोजीशन तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी होती है, देना इनको पसंद है, आपको जो चाहिए नंबर 1 से ले लीजिए, आप इनसे प्यार से मांगोगे, आप इनकी जान को भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी मतलब दिस वाज सो अमेजिंग हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू बिफोर आई लेट यू गो मैं बस चाहती हूँ कि आप बस एक शॉर्ट में यूथ के लिए एक मैसेज दे दें कि व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी क्या वो एक चीज है जिसके बारे में यू नो दे शुड कीप इन माइंड यू नो लाइक आप बस वो एक टिप दे दीजिए उनको मेरी तरफ से सिर्फ एक ही टिप होता है कि रिटर्न टू बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब है जो आपके माता पिता हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं,
उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे पहली चीज़। जो आपके कुलदेवी, कुलदेवता, आपके इष्ट हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ज़रूरी है कि आप हर दिन सोने से पहले एक थैंक या एक ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को और साथ ही साथ एक फॉरगिवनेस टू द यूनिवर्स करें। ये तीनों ही चीज़ें आपकी लाइफ़ को मैजिकली बदल सकती हैं। I mean, absolutely agree to that. And on that note, we are coming end to this podcast. Thank you, Siddharth ji, for थैंक यू सो मच। coming and gracing our podcast. And you guys, you know what to do. Like, share, subscribe to Pop Diaries. Take care. Bye.